सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री बाय कपिल डांगी सर यूट्यूब चैनल पे थोड़े गैप के बाद आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि 12th क्लास में चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। अपन पिछले वीडियोस में 3 चैप्टर अकॉर्डिंग टू सिलेबस पूरे कर चुके हैं। एक है केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन और सरफेस केमिस्ट्री। वो आप इस चैनल पे पिछले वीडियोस में डिटेल में देख सकते हैं। देखिए, शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। देखिए, जैसा इसका नाम है विद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, विद्युत और रसायन, जो इसमें इंगित करते हैं विद्युत ऊर्जा और रसायन ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन को अपन किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, किस तरह से इसको बता सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के अंतर परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे विद्युत रसायन कहते हैं। मतलब इसमें क्या होगा, विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन विद्युत ऊर्जा में होगा, उसका अपन अध्ययन करेंगे। तो यहाँ देखिए, दो प्रकार के परिवर्तन हैं। इन दोनों को मैं अलग अलग आपके सामने यहाँ पर लिख रहा हूं। जैसे विद्युत ऊर्जा परिवर्तित हो रही है रासायनिक ऊर्जा में, और दूसरा परिवर्तन मैं लिख रहा हूं रासायनिक ऊर्जा परिवर्तित हो रही है विद्युत ऊर्जा में। दो प्रकार के परिवर्तन है। अब ये वाला जो परिवर्तन है कि वह डिवाइस या वह युक्ति जिसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, उसे अपन कहते हैं विद्युत अपघट्य सेल। तो विद्युत अपघट्य सेल क्या हुए? वे सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। दूसरा परिवर्तन है रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, और जिस युक्ति में या जिस सेल में यह परिवर्तन होता है उसे अपन कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल। हालांकि इस चैप्टर में अपन दोनों को ही पढ़ेंगे, लेकिन मेन फोकस इस सेल पे रहेगा। इस चैप्टर का जो मेन पार्ट है वो विद्युत रासायनिक सेल पर फोकस्ड रहेगा। अब इसमें देखिएगा, जो विद्युत अपघट्य सेल है, उस विद्युत अपघट्य सेल में हो क्या रहा है, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। मतलब आपको रासायनिक अभिक्रियाएं कराने के लिए, रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए बाहर से विद्युत ऊर्जा देनी पड़ती है। मतलब ये प्रक्रम आपको करवाना पड़ता है, अपने आप नहीं होता है। इसलिए ये क्या हो गया, अस्वतः प्रक्रम है। और अपन जानते हैं, अपन ने कक्षा 11 के थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था कि गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर अपन प्रक्रमों को स्वतः, अस्वतः या साम्य अवस्था पर बताते हैं। वो देखिए क्या है कि अगर गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन किसी प्रक्रम के लिए शून्य है तो अपन कहेंगे वह साम्य अवस्था पर है। अगर किसी प्रक्रम के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान नेगेटिव है तो अपन कहेंगे वह अपने आप होने वाला प्रक्रम है, स्वतः प्रक्रम है। और अगर किसी प्रक्रम के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान धनात्मक है तो वह प्रक्रम कैसा होता है, अस्वतः होता है। विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है विद्युत अपघट्य सेल में, और चूंकि अस्वतः है तो इसके लिए
गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन क्या हो गया, धनात्मक होता है। आपको ये करवाना पड़ता है, अपने आप नहीं होता। जबकि दूसरी तरफ देखिए रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा भी परिवर्तित हो रही है। इसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर इसी पे फोकस्ड है कि रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होंगी और उससे अपने आप विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। ये प्रक्रम स्वतः है अपने आप, आगे अपन इसको डिटेल में देखेंगे स्वतः है कैसे, ये अपन देखेंगे आगे। तो ये स्वतः प्रक्रम है और स्वतः प्रक्रम है तो इसके लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन क्या हुआ, नेगेटिव होता है। तो विद्युत रासायनिक सेल के लिए ये गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन नेगेटिव स्वतः प्रक्रम, और ये वाला प्रक्रम है ये अस्वतः प्रक्रम है। ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखिएगा कुछ चीजें हैं जो आपको पूरे चैप्टर में काम में आने वाली हैं और जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान भी रहना चाहिए। अब उसको ध्यान रखने के लिए या कुछ बहुत ज्यादा रखने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल सी अगर आपको एबीसीडी आती है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर अगर आपको आता है तो उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। दो प्रकार के सेल हैं आपके पास, विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघट्य सेल। इनको प्रदर्शित कैसे करेंगे, एनोड कैथोड किधर लिखे जाएंगे, उन पर आवेश कैसा होगा, उन पर अभिक्रियाएं कैसी होंगी, उनको देखिए सिंपल से तरीके से अपन याद करते हैं। जैसे ये इधर वाला हिस्सा क्या हो गया, लेफ्ट, और यहां क्या होता है, राइट। इधर लेफ्ट होता है, इधर राइट होता है। सेल को लिखने के लिए एनोड को हमेशा लेफ्ट में लिखते हैं और कैथोड को हमेशा राइट में लिखा जाता है। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है, जबकि कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है, अपचयन अभिक्रिया संपन्न होती है। विद्युत रासायनिक सेलों के लिए जो एनोड है वो नेगेटिव होता है, ऋणावेशित होता है, और कैथोड है वो पॉजिटिव होता है। ये चीजें मैंने लिखी है विद्युत रासायनिक सेल के लिए। अब देखिए इन चीजों को ज्यादा याद रखने की जरूरत ही नहीं है। देखिए कैसे, लेफ्ट और राइट में से एबीसीडी में एल पहले आता है, आर बाद में आता है, तो जो पहले आता है उसको पहले लिख दो। तो लेफ्ट और राइट में से लेफ्ट पहले आ गया। एनोड और कैथोड में देखिए ये ए से शुरू हो रहा है, ये सी से शुरू हो रहा है, तो एनोड पहले आता है, कैथोड बाद में आएगा। तो एनोड को पहले लिख दो, मतलब एनोड हमेशा सेल में लेफ्ट में लिखा जाएगा और कैथोड वो हमेशा राइट में ही लिखा जाएगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन शब्द में ये ओ से शुरू हो रहा है, ये आर से शुरू हो रहा है, तो एबीसीडी में ओ पहले आता है, आर बाद में आता है, तो ऑक्सीडेशन को पहले लिख दो और रिडक्शन को बाद में। तो मतलब एनोड जो लेफ्ट में है उस पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा हमेशा, और कैथोड पर हमेशा अपचयन होगा। एनोड और कैथोड को इन्हीं अभिक्रियाओं के आधार पर माने जाते हैं। एनोड वह इलेक्ट्रोड होता है सेल का जिस पर ऑक्सीकरण होता है, और कैथोड वह इलेक्ट्रोड होता है जिस पर हमेशा रिडक्शन होता है। अब विद्युत रासायनिक सेल में नेगेटिव और पॉजिटिव की बात करें, आवेशों की बात करें, देखिए एन है वो एबीसीडी में पी से पहले आता है, तो उसको नेगेटिव को पहले लिख दिया, पॉजिटिव को बाद में लिख दिया। इसका मतलब एनोड ऋणावेशित इलेक्ट्रोड है और कैथोड है वो धनावेशित इलेक्ट्रोड है। सिंपल सा फंडा है, एबीसीडी के अल्फाबेटिकल ऑर्डर के आधार पर अपन ये चार चीजें देख सकते हैं। अब ये चारों चीजें विद्युत रासायनिक सेल पर बिल्कुल सही सटीक बैठती है, लेकिन विद्युत अपघट्य सेल के लिए इसमें एक परिवर्तन है, वो देखिए क्या है। लेफ्ट राइट यो का यो रहेगा, इधर लेफ्ट इधर राइट यो का यो रहेगा, वही कोई दिक्कत नहीं। एनोड कैथोड भी सेम रहेगा, इधर एनोड इधर कैथोड, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी सेम ही रहेगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। एनोड पर हमेशा ही ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है। लेकिन विद्युत अपघट्य सेल में एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बाकी तो सब विद्युत रासायनिक सेल के जैसा ही है। तो एनोड विद्युत अपघट्य सेल में धनात्मक है और कैथोड है वो ऋणात्मक होता है।
तो देखिए यहाँ एनोड विद्युत रासायनिक सेल में नेगेटिव है, विद्युत अपघट्य सेल में एनोड पॉजिटिव है। तो किसी भी सेल में पर यूं नहीं बता सकते आवेश के आधार पर कि ये वाला एनोड ये वाला कैथोड, नहीं बता सकते आवेश के आधार पर। एनोड और कैथोड किन इलेक्ट्रोडों को बोलेंगे, एकदम से ध्यान रखिएगा आप। एनोड वह इलेक्ट्रोड होता है जिस पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है, और कैथोड वह इलेक्ट्रोड होता है जिस पर अपचयन अभिक्रिया संपन्न होती है। सेल चाहे कोई सा भी हो, विद्युत अपघट्य हो चाहे विद्युत रासायनिक सेल हो, ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो ये देखिए दो प्रकार के सेल अपने पास, विद्युत अपघट्य सेल और विद्युत रासायनिक सेल। दोनों में ही कॉमन क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी होती है, अपचयन अभिक्रिया भी होती है, और दोनों ही एक साथ ही संपन्न हो रही हैं। एनोड और कैथोड दोनों एक साथ कार्य कर रहे हैं, और वे प्रक्रम वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण अपचयन एक साथ संपन्न होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। तो देखिए रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या है, रेडॉक्स रिएक्शंस। दो चीजें हैं इसमें, RED और OX। क्या मतलब है, RED का मतलब है रिडक्शन से, और OX का मतलब है ऑक्सीडेशन से। OX ये RED। तो सेल चाहे कोई सा भी हो उसमें रेडॉक्स अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। रिडक्शन होता है, अपचयन होता है, और ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है। एक बार मोटे मोटे तौर पर अपन देख लेते हैं कि किन अभिक्रियाओं को अपन रिडक्शन कहेंगे और किन अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण कहेंगे। एक तुलनात्मक विवरण यहाँ पर अपन देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए रिडक्शन क्या है। रिडक्शन है इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना। जिस किसी आयन के साथ, परमाणु के साथ, तत्व के साथ इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, इसका मतलब उसका अपचयन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो क्या होगा, धनावेश का घटना, धनायन के साथ इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे धनावेश कम होगा, ऋणावेश का बढ़ना। अगर ऋणायन है और उसके साथ इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो ऋणावेश निश्चित रूप से बढ़ता है। हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, जिस किसी तत्व या अणु के साथ हाइड्रोजन जुड़ता है इसका मतलब उसका अपचयन हो रहा है। ऑक्सीजन का हटना, अगर किसी अणु से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन हटता है तो इसका मतलब उसका अपचयन हो रहा है। उच्च विद्युत धनी परमाणु का जुड़ना, अगर किसी परमाणु के साथ, अणु या आयन के साथ उच्च विद्युत धनी परमाणु जुड़ रहा है, इसका काम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो यह इलेक्ट्रॉन दे देगा और उसका अपचयन हो जाता है। उच्च विद्युत ऋणी परमाणु का हटना, अगर किसी अणु में से विद्युत ऋणी परमाणु हट रहा है इसका मतलब उसका अपचयन हो रहा है। ऑक्सीकरण अंक में कमी, अगर किसी अणु में केंद्रीय परमाणु के ऑक्सीकरण अंक में कमी आ रही है इसका मतलब उसका अपचयन हो रहा है। तो इतनी सारी चीजें अगर किसी तत्व, अणु या आयन के साथ हो रही है इसका मतलब वो अभिक्रिया कैसी है, अपचयन अभिक्रिया है। अब ऑक्सीकरण,
ऑक्सीकरण में जस्ट इससे विपरीत हो जाएगा। अगर आपको अपचयन का पता है तो ऑक्सीकरण तो इससे विपरीत होगा ही। तो विपरीत देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का हटना, किसी आयन में से या परमाणु में से इलेक्ट्रॉन हट रहा है तो उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन हटेगा तो क्या होगा? धनावेश का बढ़ना, धनावेश है वो बढ़ेगा। ऋणावेश का घटना, इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ऋणावेश तो घटेगा ही घटेगा। फिर है हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का हटना। नेक्स्ट है ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। इसे जस्ट विपरीत ही लिखते जा रहे हैं अपन। नेक्स्ट है उच्च विद्युत ऋणी परमाणु का हटना, उच्च विद्युत धनी परमाणु का हटना, जो कि अपचयन में क्या था? उच्च विद्युत धनी परमाणु का जुड़ना था। नेक्स्ट है इसमें अपचयन में है उच्च विद्युत ऋणी परमाणु का हटना, और यहां आ जाएगा उच्च विद्युत ऋणी परमाणु का जुड़ना। यहां है ऑक्सीकरण अंक में कमी, अपचयन में, तो ऑक्सीडेशन में क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि। में वृद्धि। तो ये हो गया आपके सामने जो विद्युत अपघट्य विद्युत रासायनिक सेल में होने वाली रिडॉक्स अभिक्रियाएं हैं, उसमें एक साथ रिडक्शन और अपचयन हो रहा है। रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इसको आप इस तरह से इनकी तुलना कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आसानी से नोट्स बना सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। तो ये है रिडॉक्स अभिक्रियाएं। अब देखिए, अपन बात कर रहे हैं विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, दोनों की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। विद्युत का जो गमन होता है वो गमन कैसे होता है? वो गमन होता है आवेशों के गमन के द्वारा, आवेशों के स्थानांतरण के द्वारा। अब आवेश का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है? दो प्रकार से आवेशों का स्थानांतरण, एक इलेक्ट्रॉनों के द्वारा और एक आयनों के द्वारा। तो अगर आवेश का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉनों के द्वारा हो रहा है तो अपन कहेंगे विद्युत ऊर्जा का गमन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा हो रहा है, और विद्युत के वाहक इलेक्ट्रॉन है। और अगर आवेशों का स्थानांतरण आयनों के द्वारा हो रहा है तो विद्युत ऊर्जा आयनों के द्वारा गमन करी जा रही है, तो अपन कहेंगे विद्युत ऊर्जा के वाहक है वो आयन है। तो विद्युत ऊर्जा के वाहकों के आधार पर जो चालक होते हैं उनको दो भागों में विभाजित करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चालक और आयनिक चालक। वो देखिए क्या है, यहां पर अपन डिटेल में उसको देखते हैं। कंडक्टर्स, चालक, चालक है वो विद्युत के वाहक की प्रकृति के आधार पर दो प्रकार के हैं, इलेक्ट्रॉनिक और आयनिक। सबसे पहले तो देखिए अपन चालक क्या होता है। चालक वे तत्व या वे पदार्थ या वे यौगिक होते हैं जो अपने अंदर से विद्युत का प्रवाह होने देते हैं, उनको अपन चालक कहते हैं। विद्युत का प्रवाह किन वाहकों के द्वारा होता है उसके आधार पर ये दो प्रकार के हैं, इलेक्ट्रॉनिक चालक और आयनिक चालक।
इलेक्ट्रॉनिक चालक के अगर अपन उदाहरणों की बात करें तो लगभग सभी धातु विद्युत का वाहन करते हैं, बहुत अच्छे चालक होते हैं। मिश्र धातु और अधातुओं में बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ग्रेफाइट। कार्बन का अपर रूप है। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी बहुत अच्छा चालक होता है और इसमें इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही चालकता प्रदर्शित की जाती है। आयनिक चालक है, उसमें विद्युत का वाहन आयनों के द्वारा होता है। अब देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉनिक चालक की अगर अपन बात करें तो विद्युत के वाहक कौन है? विद्युत के वाहक इलेक्ट्रॉन से। अब इलेक्ट्रॉन का बहना जिस दिशा में होता है, विद्युत धारा की दिशा उससे विपरीत होती है। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के बहाव की दिशा से विपरीत होती है। ये ध्यान रखने वाली बात है। विद्युत ऊर्जा है या विद्युत धारा है, उसकी दिशा इलेक्ट्रॉनों के बहाव की दिशा से विपरीत होती है। जिस चालक में इलेक्ट्रॉनों के बहाव से विद्युत धारा या विद्युत ऊर्जा का गमन किया जाता है, उसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही है। कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, मैंने क्रॉस लगा दिया यहाँ पे कि इस प्रकार के चालकों में विद्युत ऊर्जा गमन के दौरान कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। इसमें पदार्थ का गमन भी नहीं होता है। जैसा अपन विद्युत अपघट्य सेल में या आयनिक जो चालक उनमें देखेंगे कि ऋणायन एनोड की तरफ जा रहे हैं, धनायन है वो कैथोड की तरफ जा रहे हैं, तो एक पदार्थ का गमन हो रहा है। वैसा इसमें नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक चालकों में पदार्थों का गमन नहीं होता है। अगर इसमें तापमान बढ़ा दें, इलेक्ट्रॉनिक चालकों का अगर तापमान बढ़ा दें तो क्या होता है? तापमान बढ़ाने से जो चालक है, इलेक्ट्रॉनिक चालक, उसके कणों की कंपन ऊर्जा बढ़ जाती है और कंपन ऊर्जा बढ़ेगी तो वो क्या करेंगे? कण है उसके तेजी से कंपन करेंगे और वो इलेक्ट्रॉनों की गति में बाधा पहुंचाते हैं और इलेक्ट्रॉनों की गति में बाधा पहुंचने से इनकी चालकत्व का मान घट जाता है। तो तापमान बढ़ाने से इनके चालकत्व के मान में कमी आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, तापमान का प्रभाव। अब ये हो गए इलेक्ट्रॉनिक चालक। अब इलेक्ट्रॉनिक चालक के चालकत्व है, उसमें अपन देखा ज्यादातर धातु है वो इलेक्ट्रॉनिक चालक की भूमिका निभाते हैं। अब सभी धातु हैं, उनके चालकत्व तो एक समान होते नहीं है। अलग अलग धातुओं के चालकत्व का मान अलग अलग होता है। तो ऐसे क्या कारक हैं जो धातुओं के चालकत्व को भिन्न भिन्न कर देते हैं? तो देखिए, इसके प्रभावित करने वाले कारकों में अगर अपन देखें, इलेक्ट्रॉनिक चालक है या धातु है, उसमें प्रभावित करने वाले कारकों की अगर अपन बात करें तो देखिए क्या होंगे। चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला, जो धातु में उपस्थित परमाणु है
उसके संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि तत्वों के संयोजी कोश में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वह उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे उतने ही मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से चालकत्व बढ़ जाता है। दूसरा, धातु का घनत्व। धातु का घनत्व जितना ज्यादा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉनों के गमन के लिए उपलब्ध अंतरावकाशीय क्षेत्र उतना कम होगा, और इलेक्ट्रॉनों का गमन कम हो जाएगा, उससे चालकत्व का मान घट जाता है। तो घनत्व ज्यादा होगा तो चालकत्व कम हो जाता है। तीसरा, धातु की संरचना। ये अपन सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं कि भाई जो ठोस है उनकी संरचनाएं किस प्रकार की है, बीसीसी, एफसीसी, इस प्रकार की जो सीसीपी जो संरचनाएं होती हैं उसमें अपन देखते हैं कि भाई जिसका घनत्व ज्यादा है, जिसकी पैकिंग ज्यादा निबिड़ है, ज्यादा क्लोज पैकिंग है, उनके कणों के मध्यांतरावकाशीय क्षेत्र कम होगा, तो इलेक्ट्रॉनों के बहाव के लिए स्थान कम उपलब्ध होता है। तो धातु की संरचना भी इसको प्रभावित करती है। और चौथा है तापमान। जो अपन ने देखा, तापमान ज्यादा तो चालकत्व कम हो जाता है। तापमान जितना ज्यादा होगा चालकत्व उतना कम होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चालकीय धातुओं में तापमान बढ़ा देने से उसके संघटक कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे उसके कणों में कंपन बढ़ जाता है, और यह कंपन इलेक्ट्रॉनों की गति में बाधा पहुंचाते हैं, इससे चालकत्व घट जाता है। अब बात करें अपन आयनिक चालकों की। आयनिक चालक है, उसमें विद्युत के वाहक कौन है? विद्युत के वाहक आयन है। आयनों में धनायन और ऋणायन। धनायन है वो कैथोड पर जाकर अपचयित हो जाता है, ऋणायन है वो एनोड पर जाकर ऑक्सीकृत होता है। तो ये विद्युत के वाहक है आयन। आयनिक चालकों में चूंकि अपन ने देखा कि रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न हो रही है, रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक चालकों में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का गमन होता है। तो ये भी इन दोनों में काफी अंतर हो गया। आयनिक चालक है, उसमें एनायन और कैटायन, ऋणायन और धनायनों का गमन हो रहा है, मतलब पदार्थ का गमन हो रहा है। पदार्थ का गमन होता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक चालकों में कोई पदार्थ का गमन नहीं हो रहा था। अगर आयनिक चालकों में तापमान बढ़ा दें तो क्या होगा? तापमान बढ़ाने से जो पदार्थ आपने लिया है उसका विघटन बढ़ जाता है, वियोजन बढ़ जाता है, और उसके विघटन या वियोजन से ज्यादा आयनों की संख्या प्राप्त होती है, और उससे चालकत्व का मान बढ़ जाता है। तो तापमान बढ़ाने से आयनिक चालक हैं, उनके चालकत्व का मान बढ़ता है। तो ये है आयनिक चालकों के गुण, जिनकी तुलना अपन इलेक्ट्रॉनिक चालकों से कर सकते हैं। अब देखिए, क्या सभी आयनिक चालकों के चालकत्व का मान एक समान होता है? नहीं होता। उसको भी प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। तो इसके चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है वो देखिए। सबसे पहला, विद्युत अपघट्य की प्रकृति। विद्युत अपघट्य की प्रकृति।
इसका देखिए क्या मतलब है कि जो आपने पदार्थ लिया है उस पदार्थ में से अगर आयन आसानी से प्राप्त हो जाते हैं तो उसके चालकत्व का मान बहुत ज्यादा होगा, और अगर आयन आसानी से प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं तो उसके चालकत्व का मान कम होगा। क्यों? क्योंकि चालकत्व सब आयनों पर ही निर्भर कर रहा है, तो आयनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी चालकत्व उतना ज्यादा होगा। अब देखिए किस पदार्थ से आयन ज्यादा प्राप्त होते हैं, किससे कम प्राप्त होते हैं, तो वो उस विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो प्रकृति के आधार पर विद्युत अपघट्यों को अपन दो भागों में विभाजित कर रहे हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य वे विद्युत अपघट्य होते हैं जो सांद्रताओं के सभी मानों पर पूर्णतः वियोजित रहते हैं, मतलब जितना आपने पदार्थ लिया वो सारा का सारा आयनों में टूट गया, वो प्रबल विद्युत अपघट्य है। प्रबल विद्युत अपघट्य के उदाहरण अगर अपन देखें तो सभी प्रबल अम्ल जैसे H2SO4, HCl, HNO3, HClO4 ये प्रबल अम्ल हैं जो प्रबल विद्युत अपघट्य हैं। सभी प्रबल क्षार प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। प्रबल क्षार जैसे NaOH, KOH ये प्रबल विद्युत अपघट्य हैं। और अम्ल और क्षार से बने लवण, लवणों में भी देखिए कौन से, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से बने लवण। दूसरे प्रकार के लवण हैं प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार से बने लवण। तीसरे प्रकार के लवण दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार से बने लवण। ये तीन प्रकार के लवण प्रबल विद्युत अपघट्य की श्रेणी में आते हैं। प्रबल अम्ल प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार, ये तीन प्रकार के लवण प्रबल विद्युत अपघट्य की श्रेणी में आते हैं। अब दुर्बल विद्युत अपघट्य की बात करें तो दुर्बल विद्युत अपघट्य में सभी दुर्बल अम्ल जैसे HCl, H2, CO3 और जितने भी कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं, कार्बनिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल CH3COH या फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, जितने भी कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं वो दुर्बल अम्ल की श्रेणी में आते हैं। दूसरे प्रकार से अपन देखें सभी दुर्बल क्षार जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये दुर्बल क्षार भी दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं। और लवणों की अगर अपन बात करें तो दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण भी दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं। उदाहरण के तौर पर अगर अपन देखें जैसे CH3COO NH4, अमोनियम एसिटेट, ये दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना लवण है। तो ये देखिए विद्युत अपघट्य की प्रकृति में अपन देख रहे हैं कि विद्युत अपघट्य की कैसी प्रकृति है, उससे कितने आयन प्राप्त होंगे, उसके आधार पर उनका चालकत्व उन पर निर्भर करेगा। जो प्रबल हैं उनसे आयन आसानी से प्राप्त होंगे, ज्यादा प्राप्त होंगे, इनके चालकत्व का मान ज्यादा होगा। और जो दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं उनमें आयनों की संख्या कम प्राप्त होती है, इसलिए उनके चालकत्व का मान कम होता है। तो ये हो गया विद्युत अपघट्य की प्रकृति। दूसरा कारक देखिएगा, प्रावस्था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आयनिक चालक की प्रावस्था, आयनिक चालक ठोस अवस्था में कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। ठोस अवस्था में ये कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। क्यों? क्योंकि ठोस अवस्था में इसके जितने भी आयन हैं वो एक दूसरे के साथ
प्रबल अंतरा आयनिक आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं और इस प्रबल आकर्षण बल के कारण वो आयन गति नहीं कर पाते हैं और अतः चालकता प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि इसकी गलित अवस्था या विलयन अवस्था, आयनिक चालक गलित अवस्था में या विलयन अवस्था में सुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, विद्युत का गमन करते हैं। जैसे अपन NaCl का उदाहरण लें, NaCl ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक है। अगर उसको अपन पिघला लें या उसको जल में डालकर उसका विलयन बना लें तो वो विद्युत का सुचालक हो जाता है। तो ये उसकी प्रावस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। ठोस अवस्था में आयनिक चालक कुचालक होते हैं, लेकिन गलित या विलयन अवस्था में सुचालक होते हैं। ये इस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि आयनिक चालक ठोस अवस्था में कुचालक की तरह व्यवहार क्यों करते हैं। तो ये इसकी प्रावस्था है जो इसको प्रभावित करती है। नेक्स्ट है तापमान। तापमान अभी अपन ने देखा, तापमान जैसे जैसे बढ़ाएंगे जो विद्युत अपघट्य है या पदार्थ है उसके वियोजन की मात्रा बढ़ेगी, मतलब ज्यादा संख्या में आयन प्राप्त होंगे और उसे चालकत्व का मान बढ़ेगा। तो तापमान बढ़ाएंगे तो चालकत्व बढ़ जाता है तापमान बढ़ाने से, जबकि इलेक्ट्रॉनिक चालकों में तापमान बढ़ाने से चालकत्व घट रहा था। तो यह है तापमान का प्रभाव। नेक्स्ट प्रभाव देखिएगा, विलयन की तनुता। इसको अपन आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे कि तनुता का चालकत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पर एक अपन थोड़ा सा शॉर्ट में लेंगे। जो प्रबल विद्युत अपघट्य हैं वो तो सांद्रता के सभी मानों पर पूर्णतः वियोजित रहते हैं, तो तनुता बढ़ाने से उनके वियोजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर अपन दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए देखें तो तनुता बढ़ाने से उनके वियोजन की मात्रा बढ़ती है और उससे प्राप्त होने वाले जो आयनों की संख्या है वो भी बढ़ जाती है और आयनों की संख्या बढ़ जाने से उनके चालकत्व का मान बढ़ जाता है। तो तनुता बढ़ाएंगे तो दो प्रभाव देख रहे हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य है दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए क्या होगा, वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है। वियोजन की मात्रा बढ़ जाएगी और वियोजन की मात्रा बढ़ जाएगी तो चालकत्व भी बढ़ जाता है। तो वियोजन की मात्रा बढ़ने से चालकत्व बढ़ जाता है। ठीक है, तनुता बढ़ाने से। प्रबल विद्युत अपघट्य है उनके लिए तनुता बढ़ाने पर चालकत्व का मान बढ़ता है। ये अपन आगे डिटेल में देखेंगे। वहां पर चालकत्व वियोजन की मात्रा बढ़ने से नहीं बढ़ा है। वहां पर क्या होता है कि आयनों के मध्य दूरी बढ़ जाती है और दूरी बढ़ने से आयनों के मध्य जो घर्षण था, जो ऋणायन और धनायन है वो एक दूसरे से विपरीत दिशा में गमन करते हुए जो घर्षण कर रहे थे वो घर्षण कम हो जाता है। उसको अपन आगे डिटेल में देखेंगे। तो तनुता बढ़ाने पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की चालकता तो बहुत तेजी से बढ़ती है, लेकिन प्रबल विद्युत अपघट्य है उनकी चालकत्व का मान भी बढ़ता है। तो यह तनुता का प्रभाव। नेक्स्ट कार्य देखिए इसमें क्या है। जब अपन आयनिक चालकों की बात करते हैं तो आयनिक चालकों में जो आयनों के मध्य आकर्षण बल है वो चालकत्व को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। तो देखिए आयनों के मध्य और माध्यम के मध्य आकर्षण बलों को अपन यहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से चालकत्व को प्रभावित करते हैं। आयन आयन आकर्षण बल, दूसरा प्रकार का बल है आयन
विलायक आकर्षण बल। देखिए, अगर आयनिक चालक है, विद्युत अपघट्य है, उनमें आयन आयन आकर्षण बल का मान, धनायन ऋणायनों के मध्य आकर्षण बल का मान जिस विलायक में आपने उसको घोला है उसमें आयन विलायक आकर्षण बल से ज्यादा होगा। आयन आयन आकर्षण बल आयन विलायक आकर्षण बल से ज्यादा होगा, तो यह विद्युत अपघट्य उस विलायक में नहीं घुलेगा, और घुलेगा नहीं तो चालकता प्रदर्शित नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट क्रम है। यहां पर आयन धनायन ऋणायन एक दूसरे से दूर ही नहीं होंगे, दूर ही नहीं होंगे तो क्या होगा, चालकता प्रदर्शित नहीं होगी। तो चालकता प्रदर्शित करने के लिए कौन सा क्रम होना चाहिए, आयन विलायक आकर्षण बल का मान आयन आयन आकर्षण बल से ज्यादा होना चाहिए, तो इसमें चालकता प्रदर्शित होती है। अगर इसको अपन दूसरे तरीके से बताना चाहें, अगर मान लो विलायक जल है और जल किसके साथ जुड़ा हुआ है, आयन के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहां से निकलने वाली ऊर्जा क्या होगी, जल योजन ऊर्जा। यहां आयन और आयन के मध्य आकर्षण बल से जो ऊर्जा निकलती है उसे हम कहते हैं जालक ऊर्जा। तो विद्युत अपघट्य का जल में घुलने के लिए क्या जरूरी है, जल योजन ऊर्जा का मान जालक ऊर्जा से ज्यादा होना जरूरी है, तभी वो आयन है वो जल में या विलायक में घुल पाएंगे और चालकता प्रदर्शित कर पाएंगे। तो ये होना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, नेक्स्ट कार्य क्या है, विलयन का घनत्व। जिसको अपन इसके तनुता से भी जोड़ सकते हैं, जो पिछला कारक अपन ने देखा था। विलयन का घनत्व जितना ज्यादा होगा, आयन का गमन उतना ही कम होगा, और आयन का गमन कम होगा तो चालकत्व का मान भी कम होगा। तो घनत्व ज्यादा है तो चालकत्व कम होता है। नेक्स्ट है विलयन की श्यानता, या विलायक की श्यानता भी अपन कह सकते हैं। विलायक की श्यानता जितनी ज्यादा होगी, आयनों का गमन उतना ही कम होगा, और उससे चालकत्व का मान भी उतना कम होगा। तो श्यानता ज्यादा है तो चालकत्व उतना ही कम होता है। तो ये है कुछ कारक जो आयनिक चालकों के चालकत्व को प्रभावित करते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में अपन ने कुछ इंट्रोडक्टरी बातें पढ़ी हैं, कुछ इसकी जो प्रस्तावना में जो चीजें आती हैं वो अपन ने पढ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे विद्युत अपघट्य सेल में किस प्रकार की अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं, कैसे कैसे वो संपन्न होती हैं। तो ये सब अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलेगा। तो घर पे रहिए, हाथ धोते रहिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।